आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म को डीकोड करने वाले हैं। इसका नाम है वॉइस आरएक्स, वॉइस रॉक्स। इसे पूरी तरह से एक डिजिटल विसल ब्लोइंग टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। जरा सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां आवाज उठाना इतना जोखिम भरा हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहा है जहां शिकायतें और उनके सॉल्यूशंस दोनों बिना किसी डर के सामने आ सकें। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए इस दिलचस्प प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर और इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मैनिफेस्टो एक बहुत ही अग्रेसिव लाइन से शुरू होता है। वो कहते हैं, नीट पीजी में धांधली हुई थी, सिस्टम टूट चुका है, आपके पास समाधान है, इसे गुमनाम रूप से डालें और भारत को इसे टॉप पर वोट करने दें। अब यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है, हम इस प्लेटफॉर्म के दावों का सिर्फ एक न्यूट्रल एनालिसिस कर रहे हैं। ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, बल्कि ये वो दावा है जिस पर इस साइट ने अपनी पूरी नींव रखी है। ये एक बेहद प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके जो मौजूदा सिस्टम से निराश महसूस करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है, दावा। एक टूटा हुआ सिस्टम। आखिर किसी भी मूवमेंट या प्लेटफॉर्म को एक्टिव होने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ही होता है। और ये हमें प्लेटफॉर्म के कोर मोटो तक ले आता है, फिक्स, फाइट, फॉरवर्ड, यानी सुधारें, लड़ें और आगे बढ़ें। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को मोबिलाइज करना चाहता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है। मतलब सिर्फ बैठकर कंप्लेन मत कीजिए, बल्कि सॉल्यूशन का एक एक्टिव हिस्सा बनिए। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, गुमनामी की ढाल। आखिर कोई भी इंसान एक बड़े सिस्टम के खिलाफ बोलने का रिस्क क्यों लेगा? इसका सीधा सा जवाब है 100% एनोनिमिटी, यानी पूर्ण गुमनामी। इस प्लेटफॉर्म ने पार्टिसिपेट करने की हर एक रुकावट को हटा दिया है। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि किसी भी ईमेल या फोन नंबर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। जानकारी शेयर करते ही तुरंत लाइव हो जाती है, और पहचान छुपाने के लिए सिस्टम अपने आप एक अजीब सा कोड नेम दे देता है, जैसे क्वाजार कैराकाल 4870। ये एकदम फ्रिक्शनलेस डिजाइन इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रख सकें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, सुधार की श्रेणियां। जब इतनी सारी गुमनाम शिकायतें और सॉल्यूशन आएंगे तो उन्हें स्ट्रक्चर करना भी तो जरूरी है। यहां हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ने समस्याओं को अलग अलग बकेट्स में कैसे डिवाइड किया है। एक तरफ परीक्षा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्र कल्याण, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे गहरे ह्यूमन और पॉलिसी वाले एलिमेंट्स भी हैं। ये स्ट्रक्चर इस बात की तसल्ली देता है कि कोई भी मुद्दा अनसुना ना रह जाए और हर सॉल्यूशन अपनी सही जगह पर पहुंचे। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, वायरल होने का ब्लूप्रिंट। यही वो जगह है जहां इस साइट का साइकोलॉजिकल इंजन असल में काम करता है। आखिर कोई पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह कैसे फैलती है? मजेदार बात यह है कि प्लेटफॉर्म खुद इसके कड़े नियम तय करता है। इनका सीधा सा फंडा है, अगर आपकी बात गोलमोल या अस्पष्ट है तो वो इस डिजिटल शोर में कहीं गायब हो जाएगी। अटेंशन ग्रैब करने के लिए कंटेंट का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और एंगेजिंग होना जरूरी है, और इसके लिए प्लेटफॉर्म बाकायदा इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग जैसे हुक्स का इस्तेमाल करने से एंगेजमेंट सीधा 4 गुना बढ़ जाता है। यह गणित का एक पक्का फॉर्मूला है जो यूजर्स को बताता है कि सिर्फ अपनी बात कहना काफी नहीं है, बल्कि उसे ऐसे पैकेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स बटोर सके। इन सजेस्टेड टेम्पलेट्स को ही देख लीजिए, वे आपको क्या नहीं बताते या इसके पीछे का सच। ये लाइनें सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की क्यूरियोसिटी और साजिश खोजने की टेंडेंसी को ट्रिगर करती हैं। वहीं एनएमसी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे टेम्पलेट्स सीधे अथॉरिटीज को टारगेट करते हैं और एक इंस्टेंट एक्शन की डिमांड करते हैं। ये सब लोगों का ध्यान खींचने की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन इस आज़ादी की भी कुछ लिमिट्स हैं। स्पैम को रोकने और क्वालिटी बनाए रखने के लिए इंटरफेस पर कुछ बैरियर्स लगाए गए हैं, जैसे हर घंटे सिर्फ 3 पोस्ट ही की जा सकती हैं और हर पोस्ट मैक्सिमम 5000 कैरेक्टर्स की हो सकती है। ये लिमिट्स इसलिए तय की गई हैं ताकि लोग जल्दबाजी में कुछ भी ना लिखें, बल्कि एक डिटेल्ड और थॉटफुल सॉल्यूशन शेयर करने पर पूरा फोकस करें। अब आते हैं हमारे 5वें और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, समाधान का गेमिफिकेशन। ये इस आर्किटेक्चर का क्लाइमैक्स है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म को पूरी तरह से एक कंपटीशन में बदल दिया गया है। लीडर बोर्ड, हॉट, वायरल हो रहा है। इन टैग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई टिपिकल सोशल मीडिया ऐप चला रहे हों।
ये सब जानबूझकर किया गया है ताकि पोस्ट किए गए सॉल्यूशंस के बीच एक अर्जेंसी और होड़ मचे। लाजमी है, हर कोई यही चाहेगा कि उसका सॉल्यूशन सबसे ऊपर रैंक करे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि स्कोरिंग का ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। ये बहुत दिलचस्प है कि किसी पोस्ट को सिर्फ देखने पर 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आप उसे अपवोट करते हैं तो 4 पॉइंट्स और शेयर करने पर 3 पॉइंट्स मिलते हैं। साफ है कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम पैसिव रीडर्स के मुकाबले उन लोगों को ज्यादा रिवॉर्ड करता है जो एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और कंटेंट को तेजी से फैलाते हैं। और इस पूरे एक्सपीरियंस को एकदम असली और रियल टाइम फील देने के लिए डैशबोर्ड हर सेकंड अपडेट होता है। कितने सॉल्यूशन पोस्ट हुए हैं, कितने वोट पड़े, कितने लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये सब लाइव ट्रैक होता है। इससे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और हर एक्शन का तुरंत असर हो रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है। जब इंटरनेट की इस वायरल होने वाली टेंडेंसी और फुल एनोनिमिटी को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या वाकई में एक टूटे हुए सिस्टम को सुधारा जा सकता है? क्या ये डिजिटल आर्किटेक्चर असल दुनिया में कोई असली बदलाव ला सकता है, या ये केवल एक डिजिटल इको चैम्बर बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।